नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानधारा अकादमी में। जैसा कि आप सभी को पता है, यह चैनल साहित्य के प्रति और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए समर्पित है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके यूजीसी नेट में लगे हुए हिंदी के नाटक एक और द्रोणाचार्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले भी हमने कई नाटक आपके सिलेबस में लगे हुए पूर्ण करा दिए हैं। आप उनको देख लीजिए चैनल पे जाके। और जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए या प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ और प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नाटक के बारे में जानते हैं। लेकिन नाटक के बारे में जानने से पहले, जैसा कि आपको पता है, किसी रचनाकार की रचना के बारे में जानने से पहले हम उस रचनाकार के बारे में जानते हैं। वैसे ही आज हम शंकर शेष के बारे में जानेंगे। लेकिन उसके पहले मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मैंने पूर्व में नाटक कराए हैं उनसे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं देते हैं तो इसका यही अर्थ होगा कि आप पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए गंभीर रूप से तैयारी कर रहे हैं तो जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। इससे आपकी ही तैयारी और अच्छी होगी। पहला प्रश्न, अंधेर नगरी नाटक किस प्रकार का प्रहसन है? ये तो आप सभी को पता है कि वो प्रहसन है, लेकिन प्रहसन में भी किस प्रकार का प्रहसन है? दूसरा प्रश्न, अंधेर नगरी नाटक में हलवाई के कितनी कौम के बारे में बताया गया है? अंधेर नगरी नाटक में हलवाई के कितनी कौम के बारे में बताया गया है? तीसरा प्रश्न, बकरी नाटक किसकी प्रेरणा से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा? एक बार फिर से, बकरी नाटक किसकी प्रेरणा से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा? चौथा प्रश्न, बकरी नाटक का सर्वप्रथम मंचन कहाँ हुआ? पांचवा प्रश्न, सिंदूर की होली नाटक में रजनीकांत के चित्र को किसने मृत्यु के द्वार पर नाम दिया? रजनीकांत के चित्र को किसने मृत्यु के द्वार पर नाम दिया? छठा प्रश्न, अंधा युग नाटक में कितने काल्पनिक पात्र हैं? अंधा युग नाटक में कितने काल्पनिक पात्र हैं और अंधा युग नाटक का सर्वप्रथम मंचन कहाँ, कब और किसके निर्देशन में हुआ? इन सभी के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए अब जानते हैं शंकर शेष के बारे में। शंकर शेष अर्थात डॉक्टर शंकर शेष हिंदी के एक प्रसिद्ध नाटककार तथा सिनेमा के कथा लेखक थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1933 ईस्वी को मध्य प्रदेश के बिलासपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम नागोराव विनायक राव शेष तथा माता का नाम सावित्रीबाई शेष था। आपकी शिक्षा दीक्षा नागपुर और मुंबई में हुई। शंकर शेष जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने शुरू में कविताएं भी लिखी थीं। वे नाटककार होने के साथ साथ कथाकार भी थे, परंतु सर्वाधिक प्रसिद्धि उन्हें नाटक के क्षेत्र में ही मिली। चलिए अब इनकी रचना के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इनके द्वारा रचित नाटकों पर आते हैं। मूर्तिकार सन 1955, रत्नगर्भा सन 1956, नई सभ्यता नए नमूने 1956, बेटों वाला बाप 1958 जो कि अप्राप्य है। कुछ लोग इसको मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। तिल का ताड़ 1958, बिन बाती के दीप 1958 जिसका मंचन सन 1970 ईस्वी में हुआ था।
बाढ़ का पानी 1968, बंधन अपने अपने 1969। अब एक चीज़ आपको महत्वपूर्ण बता दें, लिखने की दृष्टि से डॉक्टर शंकर शेष का प्रथम नाटक बंधन अपने अपने है, किंतु प्रकाशन की दृष्टि से मूर्तिकार है। इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे खजुराहो की शिल्पी 1970, फंदी 1971, एक और द्रोणाचार्य, जो कि आपके सिलेबस में लगा है और जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। 1971 कालजयी मराठी भाषा में, 1973 पुनः कालजयी, जिसका हिंदी रूपांतरण भी 1973 में ही आया, घरौंदा 1974। चलिए एक प्रश्न आप और जोड़ लीजिएगा कि घरौंदा नाटक तो डॉक्टर शंकर शेष का है, लेकिन घरौंदा उपन्यास किसका है? इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। अरे मायावी सरोवर 1974, रक्त बीज 1976, राक्षस 1977, पोस्टर 1977, चेहरे 1978, त्रिकोण का चौथा कोण 1979, कोमल गांधार 1979, आधी रात के बाद 1981, एकांकी, विवाह मंडप 1957, हिंदी का भूत 1958, त्रिभुज का चौथा कोण 1971, एक प्याला कॉफ़ी 1979, अजायब घर 1981, पुलिया 1981, सोपकेस 1981, प्रतीक्षा, अफसरनामा। बाल नाटक भी इन्होंने लिखे, दर्द का इलाज, मिठाई की चोरी। अनुदित नाटक, दूर के दीप, एक और गांव, चल मेरे कद्दू, ठुमक ठुमक, पंचतंत्र और गारबो। उपन्यास, तेंदू के पत्ते, चेतना, खजुराहो की अलका, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। अनुसंधानात्मक प्रबंध, हिंदी और मराठी कथा साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन, छत्तीसगढ़ी का भाषा शास्त्रीय अध्ययन 1965, आदिम जाति शब्द संग्रह एवं भाषा शास्त्रीय अध्ययन 1967, पटकथा संवाद खरौंदा 1978, दूरियां एक। अब आते हैं एक और द्रोणाचार्य नाटक के मुख्य बिंदु पर। एक और द्रोणाचार्य नाटक का प्रकाशन 1977 में हुआ था, किंतु कुछ लोग इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1971 भी बताते हैं। शंकर शेष हिंदी के साठोत्तरी पीढ़ी के सुप्रसिद्ध नाटककार थे। वे कवि और कहानीकार भी थे, किंतु नाटककार के रूप में वे अधिक प्रसिद्ध हुए। एक और द्रोणाचार्य नाटक में वर्तमान शिक्षा की तुलना उस द्रोणाचार्य से की है जिसने एक शिक्षक को अपने सिद्धांतों से समझौता करते हुए अन्याय सहने की परंपरा दे दी। नाटककार ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया है। इस नाटक में नाटककार ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ तथा आर्थिक एवं सामाजिक दबावों के चलते निम्न मध्य वर्गीय व्यक्तियों के असहाय, बेबस चरित्र को उद्घाटित किया है। महाभारतकालीन प्रसिद्ध पात्र द्रोणाचार्य के जीवन प्रसंगों को आधार बनाकर विसंगति को दिखाया गया है। नाटक को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 4 दृश्य हैं, उत्तरार्ध में 7 दृश्य हैं, अर्थात कुल 11 दृश्य हैं। नाटक में 2 अंक हैं और कुल 26 पात्र हैं, जिसमें आधुनिक पात्र 11, पौराणिक पात्र 11 और अप्रत्यक्ष पात्र 4 हैं। जिसमें एक बार पुनः इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा कि नाटक में कुल पात्र 26 हैं, आधुनिक पात्र 11,
पौराणिक पात्र 11 और अप्रत्यक्ष पात्र 4 हैं। नाटक में अंक 2 हैं और इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ था। पूर्वार्ध में 4 दृश्य हैं, उत्तरार्ध में 7 दृश्य हैं, अर्थात कुल 11 दृश्य हैं नाटक में। कलकत्ता की, नोट कर लीजिएगा इसको भी, कलकत्ता की अनामिका नाट्य संस्था ने इसे सन 1975 में श्रेष्ठ नाट्य कृति घोषित किया। अर्थात देखिए, इसका प्रकाशन तो सन 1977 में हुआ था, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है सन 1971 में इसको लिख लिया गया होगा, तभी सन 1975 में इसे अनामिका नाट्य संस्था ने श्रेष्ठ नाट्य कृति घोषित किया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि अनामिका नाट्य, देखिए इस प्रश्न से कितने प्रश्न बन सकते हैं। अनामिका नाट्य संस्था कहाँ पर है? कलकत्ता में। कलकत्ता की किस नाट्य संस्था ने सन 1975 ईस्वी में एक और द्रोणाचार्य नाटक को श्रेष्ठ नाट्य कृति घोषित किया था? 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न, कलकत्ता की अनामिका नाट्य संस्था ने किस वर्ष में एक और द्रोणाचार्य नाटक को श्रेष्ठ नाट्य कृति घोषित किया? चौथा प्रश्न, कलकत्ता की अनामिका नाट्य संस्था ने सन 1975 में किस रचना को या किस नाटक को श्रेष्ठ नाटक घोषित किया? एक चीज़ से 4 प्रश्न बन सकते हैं। तो जो भी मैं आपको बोलूँगी, सारी चीज़ें देखिए आपको PDF में भी नहीं मिलेंगी, कुछ चीज़ें पढ़ाते हुए दिमाग में आ जाती हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को आप जब तक 2 या 3 बार नहीं देखेंगे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और आपसे ये अनुरोध है मेरा कि आपके पास जब समय हो तभी आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि जितना मैंने वीडियो में बताया है उसके बाहर परीक्षा में एक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप परीक्षा देने के बाद कमेंट में ज़रूर कहेंगे कि मैम आपने जो पढ़ाया है उसी में से सब आया था। आगे बढ़ते हैं, नाटक के पात्र परिचय पर आते हैं। तो इस नाटक में एक साथ 2 समांतर कथाएं चलती हैं। एक कहानी महाभारत के द्रोणाचार्य की है और दूसरी कहानी आज के समय के प्रोफेसर अरविंद की है। इसको यहाँ अजय लिख गया है, इसको सही कर लीजिएगा। जिनको PDF मिलेगा उनको तो सही मिलेगा, लेकिन जिनको PDF नहीं मिल रहा है वो आप सही कर लीजिएगा, अरविंद है। पौराणिक पात्र में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, अर्जुन, एकलव्य, युधिष्ठिर, भीष्म, सैनिक, और स्त्री पात्रों में कृपि। आधुनिक पात्र में अरविंद महाविद्यालय का प्रोफेसर जिसको आधुनिक द्रोणाचार्य दर्शाया गया है। यदु अरविंद का मित्र है, जूनियर प्रोफेसर। प्रिंसिपल कॉलेज का प्राचार्य है, 60 वर्ष का। प्रेसिडेंट कॉलेज के मालिक राजकुमार का पिता है। विमलेंदु पुराना शिक्षक जो नाटक में मरा हुआ पात्र है, लेकिन विमलेंदु प्रेत के रूप में अरविंद से संवाद करता है। राजकुमार छात्र और प्रेसिडेंट का बेटा है। चंदू समझदार, सच्चरित्र छात्र और अरविंद का प्रिय शिष्य है जिसकी आयु 20 वर्ष है। जज और वकील लीला अरविंद की पत्नी है और अनुराधा चंदू की
प्रेयसी और अरविंद के कॉलेज की छात्रा है जिसकी आयु भी 20 वर्ष है। तो इस प्रकार आधुनिक पात्र 11, पौराणिक पात्र 11 और 4 अप्रत्यक्ष पात्र हैं। चलिए अब नाटक के उद्देश्य पर आते हैं कि इस नाटक के माध्यम से नाटककार ने हमें क्या शिक्षा दी है। गुरु और शिष्य के रिश्तों में टकराव दिखाया गया है। द्रोणाचार्य के रूप में वर्तमान विसंगति का चित्रण किया गया है। अध्यापक के अस्तित्व की समस्या दिखाई गई है। शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनाचार दिखाया गया है। भ्रष्टाचारी शिक्षण व्यवस्था पर प्रश्न उठाया गया है। पौराणिक और आधुनिक कथा का समन्वय दिखाया गया है। इप्टा ने, चलिए अब नाटक के मंचन पर आएँ तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि कलकत्ता की अनामिका नाट्य संस्था ने सन 1975 ईस्वी में एक और द्रोणाचार्य नाटक को श्रेष्ठ नाट्य कृति घोषित किया था। वहीं इप्टा ने इस नाटक को उद्देश्यगत मानते हुए शंकरशेष के एक और द्रोणाचार्य नाटक का मंचन 79 बार किया। कितनी बार किया? 79 बार किया। अब नाटक के महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। पूर्वार्ध के पहले दोनों दृश्य वर्तमानकालीन कथा से जुड़े हैं, जबकि तीसरा और चौथा दृश्य पूर्वदीप पद्धति से महाभारतकालीन द्रोणाचार्य संबंधी कथा को प्रक्षेपित करता है। अब आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक और द्रोणाचार्य नाटक के पूर्वार्ध के पहले दोनों दृश्य किस काल के हैं? उत्तरार्ध में पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे और आठवें दृश्य का कथा फलक वर्तमान काल से जोड़ा है, जबकि शेष दृश्य अर्थात तीसरा और सातवां दृश्य द्रोण कथा पूर्व दीप्ति को प्रक्षेपित करते हैं। देखिए, आपको ऐसे कंटेंट कहीं नहीं मिलेंगे, तो वीडियो को अच्छे से पढ़िए और नेट जेआरएफ क्लियर करिए। अगर किसी को बैच लेना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। अगला पॉइंट, महाकवि व्यास द्वारा रचित प्राचीनतम पौराणिक ग्रंथ महाभारत अपने आप में भारतीय संस्कृति का ज्वलंत उदाहरण है। अब नाटक के महत्वपूर्ण कथन पर आते हैं। लीला का कथन, तुम्हें यह नौकरी किसके कारण मिली? यह मकान, अस्पताल में सुविधाएं कौन दिलवा रहा है? अगला कथन यदु का है, अब तुम ही बचे हो साले, ईमानदारी और सच्चाई की औलाद। आराम से रहना किस्मत में बदा हो तब ना। आराम से रहना किस्मत में बदा हो तब ना। यदु का कथन, पहले अपनी चमड़ी बचाओ और तब लगाओ हाथ दूसरों को। अगला कथन भी यदु कहता है, माँ कैंसर से अस्पताल में पड़ी है। किसकी? अरविंद की। विधवा बहन हर एक तारीख को तुम्हारे मनी ऑर्डर का इंतज़ार करती है। देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि एक और द्रोणाचार्य नाटक में किसकी बहन विधवा थी और मनी ऑर्डर का इंतज़ार करती थी, या किस तारीख को मनी ऑर्डर का इंतज़ार करती थी। ठीक है, लड़के को मेडिकल कॉलेज भेजना है। इनकी तरफ देखो, छोड़ो यह सिद्धांत उद्दांत की मूर्खता। अगला कथन, लीला कहती है अरविंद से, जानते हो किस तरह घसीट रही हूँ तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी? अरविंद का कथन, किस किस से डरूं लीला? यहाँ डरूं की जगह डरो हो गया है। किस किस से डरूं लीला? कॉलेज को
दुकान की तरह चलाने वाले उस प्रेसिडेंट से, अंगूठा छाप कमेटी मेंबरों से, चुगली खाने वाले अपने सहयोगियों से, लिज लीजे बेहुदे प्रिंसिपल से, विद्यार्थी से क्या पूरी उम्र डरते ही रहना होगा? प्रिंसिपल का कथन, इसीलिए तो कहता हूँ नौकरी है तो कान बंद कर लो, आंखें मूंद लो, मुंह खुला रखो, बोलने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए। प्रिंसिपल का कथन, लीला के प्रति सोचो तो घर अंधेरा रख कर मंदिर में दिया जलाने से कोई फायदा होगा। अगला कथन प्रिंसिपल का ही है, लीला के प्रति केवल औरत ही मर्द को समझा सकती है। लीला का कथन अरविंद के प्रति, कभी सोचा, अति महत्वपूर्ण कथन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कभी सोचा इस घर में अकेले कौन जिया है? तुम, केवल तुम। हम लोगों को कभी अपने अस्तित्व की जानकारी ही नहीं हुई। तुम तय करते रहे कि हम लोग कैसे जिएं और हम लोग उसी तरह जीते रहें, लेकिन अब यह नहीं होगा। चंदू का कथन राजकुमार के लिए, वह प्रोफेसरों को अपने बाप का नौकर समझता है और कॉलेज को अपनी जायदाद। अरविंद का कथन प्रेसिडेंट के प्रति, आपकी भाषा क्या धमकी की भाषा नहीं होती? आप जो कहते हैं क्या वही नियम नहीं होता? यदु का कथन अरविंद के प्रति, राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या, अति महत्वपूर्ण कथन है। चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या, हत्या से बच नहीं सकते तुम। कौन? अरविंद। विमलेंदु यानी कि अरविंद के ही कॉलेज में पुराना शिक्षक जिसकी मृत्यु हो गई है, वो कहता है, मृत्यु ने उतार कर रख दिया, चेहरे केवल जिंदा रहते बदले जा सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 10 बार या 100 बार, पर मृत्यु चेहरा हमेशा उतार कर रख देती है। विमलेंदु का कथन अरविंद के प्रति, बेवकूफ़, बलिदान शब्द वापस ले, मैं तुम्हारे क्लासरूम में बैठा फर्स्ट ईयर का लौंडा नहीं हूँ जो वजनी शब्दों के माया दर्पण में अपना चेहरा झांकने लगे। मैं शब्दों से परे हूँ, शहरों से परे हूँ। विमलेंदु, और नहीं तो मेरी कोई उम्र थी मरने की, 3 साल पहले शादी हुई थी। देखिए प्रश्न यहाँ से बन सकता है, एनटीए वालों का कोई भरोसा नहीं, वो कहीं से भी प्रश्न उठा सकते हैं। तो ये यहाँ से प्रश्न भी बना सकते हैं कि एक और द्रोणाचार्य नाटक में विमलेंदु की शादी को कितने वर्ष हुए थे? 3 साल। फूल सी बच्ची, पत्नी का उबलता हुआ प्यार, नाटक की दुनिया में नाम पैदा करने की ख्वाहिश, सब धरा का धरा रह गया। एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि एक और द्रोणाचार्य नाटक में किसकी ख्वाहिश थी कि वह नाटक की दुनिया में अपना नाम कमाए? तो जवाब आपका होगा विमलेंदु। कृपि विश्वास क्यों होगा? नहीं, कभी अपने लड़के की हड्डियां गिनी तुमने? भिखमंगे का लड़का कहलाता है तुम्हारा बेटा। मुझसे पूछो कैसे जुटाती हूँ 2 जून की रोटी। कृपि, मैं कहती हूँ कि अपमान का घूंट पियो, द्रुपद से बदला जरूर लो, पर उतावली में नहीं, योजना बनाओ, उसका नाश उसकी जाति के लोगों से ही कराओ। द्रोणाचार्य का कथन, शास्त्रों के अनुसार मेरी विद्या केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए है। प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि द्रोणाचार्य की जो विद्या है वो किसके लिए है? अगला प्रश्न एकलव्य। अगला कथन एकलव्य, लेकिन जन्म पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं था। जन्म से पहले अपने माता पिता तय करने की सुविधा क्या प्रकृति भी देती है? द्रोणाचार्य, धर्म की व्यवस्था के लिए जानते नहीं, शूद्र और वनवासियों को धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगला कथन द्रोणाचार्य का, एकलव्य का अंगूठा बने रहने का अर्थ समझते हो? धनुर्विद्या पर उसका
अधिकार हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी जाति का अधिकार हो जाएगा। शक्तिशाली होने के बाद क्षत्रियों से स्पर्धा करेंगे और परिणाम होगा वर्णाश्रम धर्म पर संकट। प्रश्न बन सकता है या प्रश्न आ सकता है या जो भी कहें। देखिए, जब तक आप चीज़ें पढ़ेंगे नहीं तो आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि प्रश्न किस तरीके से आएगा। जब आप एक बार, दो बार, तीन बार चीज़ों को जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आएगा कि किस प्रकार से प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। अगला कथन अर्जुन का है, इतिहास कल भी हंसेगा आप पर जब भी प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा तो लोग आपको ही याद करेंगे। इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। अरविंद का कथन लीला से अरविंद का कथन लीला से, क्या सुविधाओं ने तुम्हारी संवेदना को इतना मार डाला है? प्रेसिडेंट। ये कथन अरविंद तब कहता है जब चंदू की प्रेयसी अनुराधा का बलात्कार राजकुमार करता है और अनुराधा अरविंद के पास आती है और कहती है कि आप मेरे साथ गवाही दीजिए या मेरा साथ दीजिए। तब उसकी पत्नी लीला कहती है कि इन सब चक्करों में मत पड़ो। तब अरविंद कहता है लीला से, क्या सुविधाओं ने तुम्हारी संवेदनाओं को इतना मार डाला है? अगला कथन प्रेसिडेंट का, अपराध की सार्वजनिक तौर पर स्वीकृति राजनीति में आत्महत्या कहलाती है। अनुराधा, सभी पुरुष नामर्द नहीं हो गए हैं सर, मुझे अपनाने वाला भी कोई है, उसका प्रेम मुझे लड़ने की ताकत देगा। किसका प्रेम? चंदू का प्रेम। अनुराधा किसकी प्रेयसी है? चंदू की। विमलेंदु, अनुराधा के बाप ने अपना विरोध, अर्थात जब अनुराधा के साथ बलात्कार होता है और वो राजकुमार के पर केस करना चाहती है तो अनुराधा के बाप ने अपना विरोध 5,000 में बेच दिया। कितने में? 5,000 में बेच दिया। लड़की को रातों रात दूसरे गांव भेजने की योजना बन चुकी थी। वर्तमान समय में भी यही होता है कि अगर कभी ऐसी कोई समस्या किसी के साथ होती है तो उसके घर वाले यही कहते हैं। घर वालों को अपनी बेटी से ज़्यादा चिंता समाज की होती है। अगला कथन विमलेंदु, आत्मा क्या चीज़ होती है? केवल शरीर सत्य है, आत्मा वात्मा सब बकवास। जितने भी आपको कथन मैंने लिखवाए हैं इसके अतिरिक्त आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा वो इसी से आएगा। आप बस इसी वीडियो को या मेरे द्वारा, या अगर आपको PDF चाहिए तो आप बताइए, या आप वीडियो बार बार देखिए। आपको कहीं और से गद्य विधा या कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको चैनल पे पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। विमलेंदु कहता है अरविंद से, तू द्रोणाचार्य है, व्यवस्था और सत्ता के कीड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य। इतिहास की धार में लकड़ी के ठूंठ की तरह बहता हुआ, वर्तमान के कगार से लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य। विमलेंदु अरविंद से कहता है, यदि व्यवस्था तुम्हें अपने इशारे पर भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहती है तो वो कुत्ते के पिल्लों को जन्म दो। चंदू और युधिष्ठिर मत पैदा करो, राजकुमार और दुर्योधन पैदा करो। द्रोणाचार्य, युद्ध सर्वनाश, मेरी दी हुई विद्या सहस्त्रों बलिदान लेगी, क्योंकि मैंने केवल शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है। मैंने उसके आगे ऐसा कुछ नहीं सिखाया जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। कृपि कहती है, अपना नपुंसक आचरण ढकने के लिए मुझ पर आरोप लगाते हुए थोड़ी भी लज्जा नहीं आती? मैं पूछती हूँ, तुम्हारा आचार्य कहाँ मर गया?
विमलेंदु का कथन, प्रायश्चित ही करना है तो तुम भी आत्महत्या करो। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं। स्त्री का अपमान कोई नई बात नहीं है, यही तो होता ही रहा है। क्या तुम्हारा द्रोणाचार्य कौरवों की दास्ता छोड़कर चला गया? क्या उसने तलवार उठाई? मेरा नाटक याद क्यों नहीं करते? द्रौपदी का सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ, द्रोणाचार्य वहीं खड़ा था, वह चुप क्यों रहा? अश्वत्थामा का कथन, क्या दुर्योधन आपका कहना नहीं मानेगा? आपको तो सत्ता का मोह नहीं है। क्या आप अपने शिष्यों की पत्नी को सार्वजनिक रूप से अपमानित होते देख सकते हैं? उठाइए अपना धनुष। पर आप चुप रहें, क्यों? चलिए देखिए, नाटक के बारे में तो सारी चीज़ें आपको बता दी कि नाटक कब प्रकाशित हुआ, कब इसका मंचन हुआ, किसने क्या कहा, इसके महत्वपूर्ण कथन। अब जब तक कथा वस्तु नहीं जान लेते तब तक नाटक पढ़ने में मज़ा नहीं आती। चलिए इसकी कथा वस्तु थोड़ी सी जान लेते हैं। नाटक की कथा वस्तु कुछ इस प्रकार है। अरविंद, जो कि एक मध्यवर्गीय, आदर्श और सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति है, वह एक प्राइवेट कॉलेज का अध्यापक है और उसकी माँ कैंसर से ग्रसित है, बहन विधवा हो चुकी है, उसका लड़का मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने वाला है। अरविंद के कॉलेज का जो प्रेसिडेंट है वह एक व्यापारी है। उसने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए शिक्षण संस्थाएं खोली हैं। यानी प्रश्न पूछा जाए कि अरविंद किस प्रकार के कॉलेज का अध्यापक है, प्राइवेट, राज्य, केंद्र या गवर्नमेंट, तो आपको बताना है कि प्राइवेट। उसने अपने प्रेसिडेंट ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए शिक्षण संस्थाएं खोली हैं और वो जो उस कॉलेज का प्रिंसिपल है उसको प्रलोभन और धमकियां देकर ग्रांट के रूप में उससे पैसे लेन देन से लेकर व्यवसाय में लगा देता है और इसी से वो हज़ारों रुपए कमाकर कॉलेज को देता है। प्रेसिडेंट का ही बेटा राजकुमार है जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। निहायत ही बदतमीज़, बेहुदा किस्म का लड़का है जिसे परीक्षा में नकल करते हुए अरविंद पकड़ लेता है और वो इसकी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को भेजकर एक आदर्श शिक्षा प्रणाली की स्थापना करना चाहता है। किंतु अरविंद को यह नहीं पता है कि राजकुमार किस प्रकार का लड़का है। और जब राजकुमार को पकड़ लेता है तो राजकुमार कहता है कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तुमसे पहले भी एक शिक्षक ने मुझे पकड़ा था और उनकी क्या दशा हुई? मारे गए, यानी विमलेंदु। तो उस रात अरविंद के मन में यही सब चलता रहा और विमलेंदु का भूत आकर उससे कहता है कि ये सारी चीज़ें छोड़ो और आगे बढ़ो। ये आदर्श शिक्षा प्रणाली यहाँ साबित करने का कोई अर्थ नहीं है ना? किंतु अरविंद मन ही मन सोचता है कि वो शिक्षा को इस तरह से बदनाम नहीं होने देगा। लेकिन उसकी पत्नी लीला और उसका मित्र यदु उसको बताते हैं कि राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या होगी। अगर वो विमलेंदु की हत्या कर सकता है तो तुम्हारी क्यों नहीं? न्यायप्रिय, सत्यवक्ता, सच्चरित्र होने के बावजूद भी अरविंद कोई भी साहसी रूप से निर्णय नहीं ले पाता है, क्योंकि जो राजकुमार का पिता है अर्थात जो प्रेसिडेंट है वो उसको पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा लेता है। एक दिन
कॉलेज के पीछे अनुराधा चंदू का इंतज़ार कर रही होती है और राजकुमार उसको एकांत में पाकर उसके साथ बलात्कार कर रहा होता है। अरविंद यह चीज़ देख लेता है। अनुराधा को लगता है कि अरविंद उसका साथ देगा, किंतु भ्रष्टाचार जैसे फैल रहा था, भ्रष्टाचारी देश में आपके आसपास जो वातावरण है, आप भी उसी के हिसाब से भ्रष्टाचारी हो जाओगे। आप कितने भी सत्य पर चलने वाले व्यक्ति क्यों ना हो। तो वो चंदू जो कि अरविंद का बहुत प्रिय शिष्य है, चंदू को लगता है कि ऐसी परिस्थिति में मेरे गुरु यानी अरविंद मेरा साथ तो देंगे, लेकिन चंदू को क्या पता था कि अरविंद भी समय रहते बदल गए हैं। और इसी मामले के चलते चंदू एक बार कॉलेज में धरना रखता है। तो जब धरना रखता है तो कॉलेज में उसके खिलाफ ये कहा जाता है कि वो छात्रों को भड़काने का काम कर रहा है और उसको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। फिर एक दिन होता है कि अनुराधा को मार दिया जाता है। मारने के बाद रास्ते में फेंक दिया जाता है और ये दिखाया जाता है कि अनुराधा ने बलात्कार होने के बाद आत्महत्या कर ली है। और वहीं से कहानी एक मोड़ लेती है। जो राजकुमार के पिता हैं, प्रेसिडेंट, वो काफ़ी बीमार होने लगते हैं और राजकुमार एक दिन अरविंद के साथ ऐसे ही पुल पर घूमने जा रहा होता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो पुल से नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तब तक चंदू वहाँ ये सारी चीज़ देख रहा होता है। चंदू चश्मदीद गवाह होता है, लेकिन वहाँ पर भीड़ जुट जाती है और भीड़ को लगता है कि अरविंद ने राजकुमार को मार दिया है। और अब अरविंद सोचता है कि आज चंदू मेरे पक्ष में गवाही देगा, लेकिन चंदू को वही बात याद आती है कि मेरी प्रेयसी अनुराधा के साथ क्या हुआ। जब जज अरविंद को सज़ा सुनाते हैं तो चंदू सिर्फ देखता रहता है। नाटक का अंत यहीं पर हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।